करें स्टार्ट भाई। सब रेडी हैं? सब रेडी हैं क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बातें हमने पिछली बार लास्ट लेक्चर में थ्योरी में बहुत सारी बातें करी थी। क्वेश्चन, देर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, कैटेगरी B2 projects are exempted from both EIA and public consultation. And statement 2, category B1 projects require both EIA and public consultation before approval. ये दो स्टेटमेंट है EIA के, जो हम प्रोजेक्ट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं A, B, फिर B को हम B1 और B2 में क्लासिफाई करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है, मतलब दिमाग में आ चुका है आंसर क्या है, तो कमेंट करके आंसर करिए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। फटाफट कमेंट करिए। इसके जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि B2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनका किसी भी तरह का EIA और पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन B1 प्रोजेक्ट्स है, उसमें EIA भी होगा और पब्लिक कंसल्टेशन भी होगा B1 में, जो B1 लिस्ट में प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो बहुत स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, ठीक है। चलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ बातें हमने इसके बारे में की थी। ये हमने लास्ट जो कल थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने कहा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दैट इज NBA, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद मैटर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन था और इसका हमने आंसर कल भी डिस्कस किया, अब अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स टू फॉरेन इंडिविजुअल्स और कंपनीज। इसका राइट आंसर सेकंड रहेगा। चलो, इसको थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली NBA है जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इन इंडिया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स बिटवीन इंडियन एंटिटीज एंड फॉरेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इंडिया में, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज। जो जो भी एक्टिविटीज रेगुलेटिव हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है उनको रेगुलेट करना, जो कहाँ पे इन्वॉल्व है? ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। जो भी रिसर्च के रिजल्ट आते हैं उनका ट्रांसफर होता है कहाँ? जो इंडियन एंटिटीज हैं और फॉरेन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच जो ट्रांसफर हो रहा है, जितना भी बेसिकली हम रिसर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके वो रेगुलेट करता है कौन? NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। This ensure that biological resources are used sustainably, and that intellectual property right and benefit are shared according to the regulation laid down by Biodiversity Act 2002। मतलब जो भी चीजें हो रही है बेसिकली, है ना, जिस तरह का राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, जो शेयरिंग हो रही है, जो हमने यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल के बारे में भी बात की है, अगर आपको याद है तो, जो इक्विटेबल शेयरिंग की बात करता है, याद है आपको? इक्विटेबल शेयरिंग की कौन सा प्रोटोकॉल बात करता है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। हाँ, नगोया प्रोटोकॉल इक्विटेबल शेयरिंग की बात करते हैं ना, तो वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर से ही है वो, ठीक है। तो द NBA सीक अप्रूवल फॉर फॉरेन एंटिटीज वांटिंग टू एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अराइजिंग फ्रॉम देयर यूजेस। वही बात है, मतलब इसीलिए इसका ये अथॉरिटी है। It play a critical role in safeguarding India's biodiversity by overseeing bioprospecting and ensuring compliance with legal framework, है ना। ये लीगल फ्रेमवर्क के लिए बिल्कुल रेगुलेट करता है, ठीक है। एक आपे शब्द है, एक वर्ड है, दैट इज बायोप्रोस्पेक्टिंग। क्या है बायोप्रोस्पेक्टिंग? इज द सर्च फॉर एंड द commercialization of new product that have been sourced from nature। क्या है? बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द सर्च फॉर एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स
that have been sourced from nature, while biopiracy is the different. Na biopiracy is when the researcher and scientists use source from nature and traditional knowledge without permission and exploit the indigenous culture they are getting their information from. तो ये दो डिफरेंट है. बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द सर्च फॉर एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट हैव बीन सोर्स फ्रॉम नेचर. तो ये यही है. इट प्ले, है ना. हाँ, इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सेफ गार्डिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी बाय ओवरसीइंग बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लीगल फ्रेमवर्क. इसलिए है एनबीए. तो ये आप ध्यान रखोगे. बोलो भाई. सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे. बोलो 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 बोलो. हाँ जी, सब ध्यान रखेंगे. आप और बताइए. चलो फिर आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन एक बार और बात करेंगे. यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं. यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इनके गोल्स दिए हुए हैं. तो आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा, है ना. नीचे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना. सबको ऑप्शंस दिख रहे हैं भाई. ठीक है. तो आप आराम से मैच करिए क्या आंसर होना चाहिए इसका. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, और फिर आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर एमडीजीज है. कहाँ पे किसके साथ मैच करोगे. वेरी नाइस. इसका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट का बी होगा. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, जो अर्न कर सकता है सेलेबल सर्टिफिकेशन इमिशन रिड्यूस क्रेडिट्स जो है. और ये किसके अंदर है, सीडीएम. कौन से प्रोटोकॉल में हमने बात की थी. श्रेया जी वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. सीडीएम हमने क्योटो प्रोटोकॉल में बात की थी. वेरी नाइस. ठीक है ना. और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, बेसिकली जीईएफ जिसको बोलते हैं, दैट प्रोवाइड्स ग्रांट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स. जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो क्या करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स. तो सेकंड का क्या हो गया, ए हो गया. और जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, ऑफर साइंटिफिक व्यू ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है. और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल टू बी अचीव्ड बाय 2015. इसके बारे में हमने बात की है. तो बताइए टोटल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं भाई. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, क्या आप बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बड़े हो गए क्या. वेरी नाइस. 8 है ना. और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कौन से एजुकेशन की बात हुई है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कौन से एजुकेशन की बात हुई है भाई. कौन सी एजुकेशन की बात हुई है, किस तरह की. बिल्कुल एलिमेंट्री जो प्राइमरी एजुकेशन है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं टोटल. 17. यहाँ कौन सी एजुकेशन की बात हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में. बताइए 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 फटाफट. यहाँ कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या बात हुई है. वो बातें खराब कर गए आप. कौन सी एजुकेशन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बात करते हो. अरे भाई क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं इसमें. क्या हुआ, क्वालिटी एजुकेशन. इसमें शब्द है क्वालिटी एजुकेशन का. मुझे पता था आप भूल जाते हो, है ना. यही मिस्टेक आप पेपर में करवाएगा वो, और यही मिस्टेक हम फटाफट जल्दी में कर देंगे. तो ऐसा क्यों करते हो आप लोग, बताओ तो सही. सर हम बहुत दिमाग लगा लेते हैं. ऐसा है क्या, इतना दिमाग कहाँ से आता है आपके पास, बता तो दो मुझे. सर क्या आप ऐसी बात करते हो, हम में तो है ही दिमाग, है ना. यही बात है क्या. अब हम कुछ नहीं बोलेंगे सर, कुछ नहीं बोलोगे. जब मैं पढ़ा रहा था ना तो मैंने कहा था ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और मैंने ही पूछ लिया. चलो, आपको मेरी आवाज आ रही है, बताओ तो. यस और नो. आ तो रही है सर, हम बोलना नहीं चाहते आपके साथ, बात खत्म.
चलो, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कर दो फिर। ये तो कर देंगे सर, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। ये प्रवीण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लेट आए हो क्या? आंसर करो, इसका भी आंसर करो। असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। अरे बावलो, असेंडिंग ऑर्डर है। सबके अलग अलग आंसर हैं, सबके अलग अलग। क्या किया जाए इन सब का? जिनके सबके अलग अलग आंसर है उनका क्या किया जाए? अब बताओ, ये छोटी बात है, ये भी आपको याद नहीं है? इसका राइट आंसर थर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले कब आया बताइए? 1972। अरे लिखा जा 1972। 1972 सबसे पहले तो यही आया। और इनमें सबसे बाद में कौन सा आया? इनमें सर बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। ठीक है। उसके बीच में यहाँ रोला पड़ गया सर, फॉरेस्ट और कंजर्वेशन एक्ट। आप बताओ, फॉरेस्ट एक्ट कब आया और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? आप भूल गए क्या ये सब बातें? बताना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? अरे ईयर बताओ। हाँ, तो ये 80 में है तो ये 86 में है ना। ऐसे क्वेश्चन गलत करते हो तो बहुत। चलो, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये तो पेटेंट सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड एम टू इंश्योर इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, establish protected areas like national park and wildlife sanctuaries। ये establish करते हैं according to this act। वो भी बात करेंगे, 27 की बात करेंगे वो, एहसान कादिर जी। वो भी आज बात करेंगे, वो 27 है। ठीक है। Forest Conservation Act 1980. This act was enacted to primarily preserve India's forest and their resources. It improved restriction on the non-forest use। ये लाइन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना। ये ऐसे क्वेश्चन बना के, इट इम्पोज restriction on the non-forest use of forest land, ensuring no deforestation without the approval of the central government, aim to mitigate deforestation and maintain ecological balance। इसलिए है ये जो सेकंड मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, ये स्टेटमेंट आपसे एक बार क्वेश्चन बना के पूछा गया है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड टू सर्व ए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन टू टैकल इन्वायरमेंटल इशू कॉम्प्रिहेंसिवली। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ये भी टर्म आपसे पूछा गया है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट ऑल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ऑल फॉर्म ऑफ द पोल्यूशन। ये इसलिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन टर्म यूज करते हैं इसके लिए, ईपीए के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। आपसे एक बार सीधा ऐसे भी पूछ लिया कि इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। empower the government to take measure for environmental protection including enacting rules and regulation। And biological diversity, that 2002 focus on the sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising from their use, establish the national biodiversity authority, जो एनबीए की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे ना आगे से? बताओ। ये भारी मिस्टेक है, इसको मिस्टेक नहीं कहते। ये कैसी मिस्टेक है? बहुत भारी मिस्टेक थी, है ना? नहीं, वेरी नाइस। पता है, कुछ ऐसे जो ये एक्ट की बात करते हैं ना, इनको एक पेज पे आपको लिख देना चाहिए। आपको पता है, इस तरह का क्वेश्चन जब हम गलत कर देंगे, तो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए हो। ये इस तरह के, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन को बहुत संभल के करना होता है। अगर आपने कर दिया वो गलत, तो फिर बाहर। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में कितना, मतलब चीजों की एक एक पॉइंट में कितना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है।
तो अगर हम इसमें थोड़ा-सा और डिटेल में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है ना, शालू स्नेह जी प्लीज़ टेक केयर, और आपके डेडिकेशन को बहुत-बहुत मतलब क्या कहूँ सलाम कि आप हॉस्पिटल में रह के भी सर आई एम अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम हॉस्पिटल सो आई एम नॉट एबल टू कमेंट। कोई इशू नहीं, आप देख भी रहे हो इसलिए भी बहुत अच्छी बात है। टेक केयर। सब ठीक है ना शालू मैम? एवरीथिंग इज ओके ना? कोई इशू ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, क्लास से ज़रूरी भी हेल्थ है। अगर आँखों में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ऐसा सिर में पेन हो तो छोड़ देना, ठीक है? पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद सब कुछ, ठीक है? हाँ, ध्यान रखो। हाँ, वही यही गलतियाँ होती है एहसान जी, यही गलतियाँ हम करते हैं। बस क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनर होता है ना, वो बड़ा साइकोलॉजिकल सेट करता है। आपको मैं एक बात और थोड़ा-सा बता दूँ, फिर आगे हम बात करेंगे। सबको आता है, पेपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ के जाएँगे। आप लोग बहुत सारे पढ़ के ही जाएँगे, कोई ऐसा नहीं है। मतलब यूँ मान लो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो 45-50% स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करके मेरे अकॉर्डिंग जाएँगे। लेकिन वो गलतियाँ कब करेंगे? इन्हीं चीज़ों में गलतियाँ करेंगे। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, उनका जो सेक्शन 28 है, उसमें क्या बात की गई है? इस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो 28 ग्रांट परमिट, 20 सेक्शन 28 है, वो क्या ग्रांट करता है? परमिट किसमें? द देखिए, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन may on application grant to any person a permit to enter the reside in the sanctuary for all or any of the following purpose, namely कुछ पर्पस से बेसिकली जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ना, उन वो ऑन एप्लीकेशन है ना ग्रांट दे सकता है कि या परमिशन दे सकता है कि वो उसमें एंटर करे सेंचुरी में, ठीक है? लेकिन इन पर्पस के तो ये पर्पस होंगे तो ठीक है, जैसे इन्वेस्टिगेशन और स्टडी ऑफ wildlife and purpose ancillary or incidental theory देयर टू, ठीक है? साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म और ट्रांजैक्शन ऑफ लॉ फॉर बिजनेस विद एनी पर्सन रिजाइडिंग इन सेंचुरी। अगर ये पर्पज है बेसिकली तो वो ग्रांट दे सकता है ना? कौन? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में, है ना? वो ग्रांट दे सकते हैं कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन कौन सा है? सर अभी सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें हाथ से लिखना है, उससे क्या होता है, याद रहती है चीजें, ठीक है? मुझे पता है आपको सामने दिख रहा है, ग्रांड सेक्शन 28, ठीक है? अब जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करें, दैट इन 1927, ये ईयर भी याद रखना आपको, स्पेशली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पूछे तो इन 1927 है। और आगे चलो इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। इन 1927 द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज पास टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ 1884। बेसिकली जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है आया 1927 में, पास टू इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट या किस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पास किया गया? कोई पॉलिसी थी इन 1884, उसको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आया। दिस एक्ट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड रिप्लेस द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो एक्ट है आपसे सीधा पूछ सकते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इसका थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया? फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 को। द एक्ट कंटेन 86 सेक्शन। इस एक्ट के अंदर जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, इसमें 86 सेक्शन है एंड डील इन 4 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में डील करता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है? तो डील इन 4 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं? वन इज रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो कौन कौन से 4 कैटेगरी के जो फॉरेस्ट है उसमें डील करता है? रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट। क्या ये आप ध्यान रखेंगे? बताइए, प्लीज बताइए। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें इसमें थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है? क्या है? अनलाइक द 1878 एक्ट, जो 1870 एक्ट था, उसको रिप्लेस किया 1927 एक्ट ने।
तो उसमें क्या थोड़ा सिमिलरिटी नहीं थी, देखिए। अनलाइक द 1878 एक्ट, द 1927 एक्ट डिडंट रेफर टू राइट ऑफ वेरियस कम्युनिटीज और फॉरेस्ट। जैसे 1878 एक्ट था, वो तो राइट्स देता था वेरियस कम्युनिटीज को फॉरेस्ट पे, बट इन 1927 जो एक्ट आया है वो इस तरह का राइट्स रेफर नहीं करता है। ठीक है, तो अनलाइक द 1870 एक्ट, द 1927 एक्ट didn't refer to right of various communities or forests. Rather, the communities, individuals were expected to claim their right over the particular forest land before the forest settlement officer, है ना। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है, उसके सामने उसको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड के लिए। तभी उसको राइट की बात होगी, तभी डिस्कशन होगा। द ऑफिसर में कंडक्ट एप्रोप्रिएट इंक्वायरी अगेंस्ट सच क्लेम। जो ऑफिसर है, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है, वो कंडक्ट करेगा एप्रोप्रिएट इंक्वायरी अगेंस्ट सच क्लेम, इस ऐसे क्लेम के अगेंस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और द एक्ट under Section 39 authorize the central government to levy a duty on all timber और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये एक बार आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो फॉरेस्ट के जो कोई जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो ऑल टिम्बर्स है उस पर ड्यूटी लगा सकता है, बाय विच सेक्शन? सेक्शन 39। ध्यान रखोगे, द एक्ट अंडर सेक्शन 39 ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी ए ड्यूटी ऑन ऑल टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये आप ध्यान रखोगे। और इसके अंदर सेक्शन एक 64 है ना। वो 64 क्या कहता है, देखिए, एनी फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 64 क्या कहता है? एनी फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable suspicious exists of his or having been concerned in any forest offense punishable with imprisonment of for 1 month or upward without any warrant के, है ना। तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वहां पे विदाउट, जैसे वो जाते हैं ना इसमें, क्या, आप कई बार घूमने घूमने जाओ कहीं पे भी, तो थोड़ा ध्यान रखे जाना। वहां ऐसे बंदर को वो खिलाते रहते हो ना, ये खाना खिलाऊंगा मैं, खाना खा जाए वो, कभी आपको ही खा जाएगा वो। गए हो क्या घूमने कभी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सेक्शन 64 के अंदर है, ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस, घूमने जाते हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए, फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन द चीफ वार्डन, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, मे ग्रांट द परमिशन टू पब्लिक टू एंटर ए सेंचुरी अंडर द सेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन से सेक्शन के अंडर? आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा, 28 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, दैट वाज इन 1988। देखो फॉरेस्ट पे कितनी सारी बातें हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ध्यान रखना। एनएफपी यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इज ए डायनेमिक डॉक्यूमेंट एंड इज लायबल टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इज consonance with socio-economic and political objective of the government। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देखिए, इंश्योर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, checking soil erosion and denudation in the catchment area of river, lake and reservoir, checking the extension of sand dunes in the desert area of Rajasthan and along with coastal tracts, और increasing sustainability of forest और tree cover in the country। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं एनएफपी 1988 के, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के, ठीक है। तो फॉरेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, कौन कौन से ईयर हमने पढ़ा, 27 की बात करी हमने, 80 की बात करी, 88 की। तो अब आपको देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात कर रहा है। तो ये डिफरेंस याद रहेगा आपको, ध्यान रहेगा क्या? बोलो भाई, बताओ 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 बताओ। ठीक है, ध्यान रहेगा तो बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया
कह रहा है विच इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। है ना? क्या हमने चार क्लासिफिकेशन की बात की थी, है ना? उसमें से कौन से करेक्ट हैं, बताइए। विच इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी ईयर याद रखना है ना? हाँ, वेरी गुड अजूमना सिंह। इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ, इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है वो एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ, कौन से प्रोविजन के अंडर? बताइए, कौन से प्रोविजन के अंडर इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ? करिए कमेंट आंसर। याद रखना, दैट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ठीक है, याद रखना। रिलीफ फंड, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट है, याद रखना, नाम से ही थोड़ा पहचान जाते हैं आप। रिलीफ फंड, इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर पूछ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये करके दिखाओ। Which environmental legislation in India make it compulsory to obtain prior approval of the central government for diversion of forest land for non-forest purpose? Which environmental legislation in India make it compulsory to obtain prior approval of the central government for diversion of forest land for non-forest purpose? कहाँ से लेना पड़ेगा, बताइए। बताओ 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 बताओ, कौन सा है? सब लोग आंसर करो, सब लोग आंसर करो भाई। सब लोग आंसर करो। चलो, इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट करेंगे, लेकिन इसीलिए मैं बता देता हूँ, दिस इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। याद रखना। याद रखोगे क्या? बताओ भाई, याद रखोगे? सर, हम जो तुक्का मारते हैं ना, वो हमारा हमेशा गलत होता है, ऐसा है ना? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बताओ तो, ऐसा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हम तुक्का मारते हैं। और हम पता है संघर्षशील है। संघर्षशील जो संघर्षशील नहीं थे ना, जो बेस्ट कैरेक्टर नहीं थे, उनका तो जॉब लग, मतलब बेस्ट होंगे अपने आप में, उनकी जॉब जल्दी लग जाती है। हमें तो पूरा सताया जाएगा, रुलाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा अब ठीक है आप, है ना? ऐसा है ना हमारे साथ? चलो, चलो आगे बात करते हैं। बहुत रुलाया गया है, बिल्कुल। ये दो स्टेटमेंट है, देखिए। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 restrict the state government from using forest and land for non-forest purpose without prior approval from the central government। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। सेकंड स्टेटमेंट है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 allow the complete de-reservation of forest for any purpose। बताइए, डी रिजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट एनी पर्पज क्या है, बताइए इसका राइट आंसर। आपको सेकंड स्टेटमेंट तो सीधा ही गलत ही लग रहा है ना, कह रहा है कि द फॉरेस्ट अलाउ कहाँ करता है डी रिजर्वेशन का, ऐसे थोड़ी अलाउ कर देगा। पहला तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये करो भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये SEA के बारे में है, यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज मोर एडवांस टूल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कह रहा है। और SEA यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ पॉलिसी,
प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। आराम से इसका आंसर करिए। और क्या आप SEA के बारे में जानते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताइए भाई। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, SEA इज मोर एडवांस टूल इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट and SEA is applicable at the level of policy planning and program। बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है ये, कोई दो राय की बात नहीं है। तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, SEA के बारे में। इन्वायरमेंट साइंस के अपने डेली लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात यह कि कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड भी रहता है। वो कभी भी रिकॉर्डेड अपने जब तक वैलिडिटी है कितनी बार बैच को या क्लासेस को देख सकता है। और आपको कहां ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप है SWMG के नाम से, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।